क्या होगा जब एक लड़की को एक खतरनाक श्राप लग जाए और हर जगह उसे खतरनाक आत्माएं पीछा करने लगे। एक ऐसी खौफनाक और रहस्यमय मोड़ पर कहानी की शुरुआत होती है जहाँ एक युवा लड़की अपनी जान बचाने के लिए भाग रही होती है, लेकिन क्या वो इस श्राप से मुक्त पा सकेगी या ये आत्माएं उसे कभी चैन से जीने नहीं देगी। और जब एक डरावनी एंटिटी का सामना करना पड़े तो उसका क्या होगा, जो सिर्फ उसको नहीं बल्कि उसके आसपास के सभी लोगों को खत्म कर सकती है। इस कहानी में घना रहस्य, खौफ और सस्पेंस है जिसे देखे बिना आप नहीं रह पाएंगे। तो क्या होगा जब जेनी और उसके दोस्त एंटिटी से सामना करेंगे? क्या वो इसे हराने में कामयाब होंगे या वो सबको खत्म कर देगा? इस पूरी कहानी में एक के बाद एक चौंकाने वाले पल है जो आपको हैरान कर देंगे। देखिए पूरी कहानी और जानिए अंत में जेनी को मिल पाएगी मुक्ति या खौफनाक आत्मा उसका पीछा करती रहेगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिनेमैटिक नोवा में। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। आज की कहानी एक ऐसी लड़की के बारे में है जिसे अपने बॉयफ्रेंड की वजह से एक भयानक श्राप मिल जाता है। इस श्राप के कारण वो जहाँ भी जाती है उसे खतरनाक आत्माएं दिखाई देती है। ये आत्माएं उसे बार बार मारने की कोशिश करती है। वो अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागती रहती है, लेकिन क्या वो श्राप से मुक्ति पा पाएगी या नहीं? आइए ये जानने के लिए कहानी को ध्यान से सुनते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है करिश्मा और आज की कहानी की शुरुआत होती है एनी नाम की एक लड़की से। एनी अपने घर से भागती हुई सड़क पर आ जाती है। वो इतनी डरी हुई होती है कि जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसका पीछा कर रही हो। हालांकि पूरी सड़क सुनसान थी। कुछ देर बाद वो वापस अपने घर में भागती है, लेकिन अगले ही पल वो बाहर दौड़ती हुई निकलती है। एनी जल्दी से अपनी कार उठाती है और सीधी एक बीच पर पहुंच जाती है। वहां वो अपने पापा को फोन करती है और रोते हुए कहती है कि पापा, मैं आप लोगों से बहुत प्यार करती हूँ। मैंने जो भी गलतियाँ की है उसके लिए मुझे माफ कर दीजिए। शायद मैं ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह पाऊंगी। अगले दिन सुबह लोग बीच पर एनी की लाश पड़ी हुई देखते हैं। कोई नहीं जानता कि उसे रात को किसने इतनी बेरहमी से मार डाला। ये बात भी रहस्य बनी रहती है कि वो किस चीज से इतनी डरी हुई थी। इसके बाद कहानी हमें उसी शहर की एक और लड़की जेनी की तरफ लेके जाती है जो स्विमिंग कर रही होती है। जेनी का एनी से क्या कनेक्शन है और ये पूरी कहानी कैसे सुलझेगी, ये आगे जानने को आपको मिलेगा। तभी जेनी की बहन केली वहाँ आकर उससे पूछती है कि तुम्हारा न्यू बॉयफ्रेंड हैरी कैसा है। इस पर जेनी मुस्कुराते हुए बताती आज रात में अपने नए बॉयफ्रेंड के साथ डेट पर जा रही हूँ। इसके बाद जेनी घर के अंदर जाती है और देखती है कि उससे मिलने उसके दोस्त पॉल और यारा आए हुए हैं। पॉल थोड़ा उदास होकर बैठा हुआ था क्योंकि उसने सुना था कि जेनी अपने नए बॉयफ्रेंड के साथ डेट पर जा रही है। दरअसल पॉल मन ही मन में जेनी को बहुत पसंद करता था, लेकिन उसे कभी ये बात जाहिर नहीं कर पाया। फिर अगला सीन दिखता है कि जेनी और उसका बॉयफ्रेंड हैरी मूवी देखने के लिए एक थिएटर में पहुंचे हैं। कहानी यहीं से रोमांचक हो जाती है। इस दौरान जब हैरी और जेनी मूवी देख रहे होते हैं, हैरी को एक लड़की पीले कपड़ों में दिखती है। वो घबराकर जेनी से पूछता है कि क्या तुम्हें वहाँ पीले कपड़ों में कोई लड़की दिख रही है। जेनी हैरानी से जवाब देती है कि नहीं, मुझे तो कोई लड़की नहीं दिख रही। ये सुनकर हैरी ज्यादा घबरा जाता है और फौरन जेनी को लेकर थिएटर से बाहर चले जाता है। उसी रात वो दोनों एक रेस्टोरेंट में डिनर करते हैं। इस दौरान उसकी आपस में अच्छी जान पहचान हो जाती है। अगले दिन सुबह दोनों बीच पर जाते हैं। वहाँ बैठकर बातें करते हुए वो एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और दोनों किस करते हैं। तभी जेनी कहती है कि हमें कार में चलना चाहिए। इसके बाद दोनों कार में आ जाते हैं और वहाँ तूफान और भूकंप का मजा लेने लगते हैं। ये जेनी की पहली डेट थी और वो इस रोमांचक अनुभव से बेहद खुश थी, लेकिन अचानक हैरी उसे बेहोश कर देता है। जब जेनी को होश आता है तो खुद को एक व्हील चेयर में बंधा हुआ पाती है। उसके सामने हैरी खड़ा होता है जो एक टॉर्च जलाकर किसी को ढूंढते हुए उससे बातें कर रहा होता है। हैरी कहता है कि मुझे एक श्राप लगा हुआ है। इस श्राप के कारण हर वक्त कोई एंटिटी मुझे मारने की कोशिश करती है और मेरा पीछा करती है। ये सब तब शुरू हुआ जब मैं एक बारटेंडर डेट के साथ इंटीमेट हुआ था। तभी से ये सब हो रहा था। हैरी आगे बताता है कि मैंने समझ लिया था कि इससे बचने का केवल एक ही तरीका है, मुझे ये श्राप किसी और को ट्रांसफर करना होगा, इसलिए मुझे तुम्हारे साथ ऐसा करना पड़ा। अब ये श्राप तुम पर ट्रांसफर हो गया है। अब तुम भी एंटिटी को देख पाओगी और ये तुम्हारा पीछा करेगा। याद रखना, ये बेहद खतरनाक और चालाक है। ये किसी के भी रूप में आकर तुम्हें पकड़ने की कोशिश करेगा। अगर तुम पकड़ी गई तो ये तुम्हें मार डालेगा और फिर से तुम्हारे पीछे पड़ जाएगा। इसलिए जितना जल्दी हो सके तुम्हें भी किसी के साथ इंटीमेट होकर इस श्राप को ट्रांसफर कर देना होगा। इसी दौरान एंटिटी वहाँ एक लड़की के रूप में प्रकट होती है और उनकी ओर बढ़ने लगती है। जब जेनी भी उसे देख सकती है तो हैरी फौरन जेनी को वहाँ से लेकर भागता है और उसे घर की ओर बाहर छोड़ देता है। घर पहुंचने पर जेनी के दोस्त पॉल और यारा उसे संभालते हैं, लेकिन जेनी की जिंदगी अब पूरी तरह से बदल चुकी थी क्योंकि अब वो इस खतरनाक श्राप का शिकार बन चुकी थी। फिर हम देखते हैं कि पुलिस वहां पहुंच जाती है। वे जेनी से हैरी के बारे में पूछताछ करते हैं, लेकिन जेनी ज्यादा जानकारी नहीं दे पाती। अगली सुबह पुलिस उस जगह की जांच करती है, मगर हैरी का कोई सुराग नहीं मिलता। दरअसल हैरी किसी और टाउन से आया था, इसलिए यहाँ उसे कोई नहीं पहचानता। कुछ दिनों बाद जेनी स्कूल जाती है। जब उसकी क्लास चल रही होती है तो वो खिड़की से बाहर एक बूढ़ी औरत को देखती है जो हॉस्पिटल के गाउन में उसकी तरफ बढ़ रही होती है। जेनी तुरंत समझ जाती है कि वो कोई एंटिटी है। डर के मारे वो क्लासरूम के बाहर भाग जाती है, लेकिन वो बूढ़ी औरत जो असल में एंटिटी थी धीरे धीरे चलते हुए उसे फॉलो करने लगती है। जेनी घबराकर अपनी कार में बैठती है और तेजी से अपने घर लौट जाती है। घर पहुंचने के बाद वो ये बात अपनी बहन केली और अपने दोस्त पॉल को बताती है।
हालांकि कैली और पॉल उसकी बातों पर विश्वास नहीं करते। इस पर पॉल कहता है कि मैं आज रात यहीं रुकूंगा और सब पर नजर रखूंगा। रात हो जाती है। जेनी अपनी बहन कैली के पास सोने की कोशिश करती है, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही होती है। वो उठकर पॉल के पास जाती है, जो लिविंग रूम में सोफे पर बैठा टीवी देख रहा होता है। जेनी वहाँ उसके पास बैठ जाती है, लेकिन उसके मन में अभी भी डर बना हुआ था कि जेनी और पॉल लिविंग रूम में बैठकर बातें कर रहे होते हैं। तभी किचन की तरफ से कांच टूटने की आवाज सुनाई देती है। पॉल तुरंत जाके किचन को चेक करता है और वापस जाके जेनी से कहता है कि किचन का कांच टूट गया है, लेकिन वहाँ कोई नहीं है। इसके बाद वो कैली को बुलाने के लिए ऊपर चला जाता है। पॉल के जाने के बाद जेनी उठ के किचन में जाती है। जैसे वो किचन में पहुंचती है, उसे वहाँ वही एंटिटी दिखती है जो इस बार एक डरावनी लड़की के रूप में धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही होती है। ये देखकर जेनी डर के मारे कांप जाती है और भागकर अपने कमरे में आ जाती है। वो तेजी से दरवाजा बंद करके लॉक कर लेती है। कुछ देर बाद कैली और पॉल आकर दरवाजा खोलने को कहते हैं। पहले तो जेनी हिचकिचाती है, लेकिन फिर दरवाजा खोल देती है। कैली और पॉल एंटिटी को नहीं देख पा रहे होते हैं, इसलिए वो जेनी की बात पर यकीन नहीं कर पा रहे थे। उसी समय दरवाजे पर किसी के खटखटाने की आवाज आती है। तीनों डर जाते हैं। जब दरवाजा खोला जाता है तो वहाँ यारा खड़ी होती है, लेकिन जैसे ही यारा अंदर आती है, उसके पीछे एंटिटी भी घर में आ जाती है। एंटिटी को देखते ही जेनी की चीख निकल जाती है। वो डर के मारे तेजी से घर की बालकनी में कूद जाती है। बालकनी से कूदने के बाद जेनी एक साइकिल उठाती है और तेजी से वहाँ से भाग जाती है। वो सीधा एक खाली प्लेग्राउंड में पहुंचती है और घबरा कर वहाँ बैठ जाती है। उसका दिल तेजी से धड़क रहा होता है और वो समझ नहीं पा रही थी कि इस डरावनी सिचुएशन से कैसे बाहर निकले। कुछ देर बाद जेनी के सभी दोस्त पॉल, यारा और कैली उसे ढूंढते हुए प्लेग्राउंड में पहुंच जाते हैं। उनके साथ उनके पड़ोसी ग्रेग भी होता है। जब जेनी उन्हें पूरी बात दोबारा बताती है तो वे मिलकर एक प्लान बनाते हैं कि सबसे पहले हैरी को ढूंढना होगा। सभी लोग ग्रेग की कार में बैठकर हैरी के घर पहुंचते हैं, लेकिन वहां जाकर देखते हैं कि घर पूरी तरह से खाली है। वहां का सारा सामान बिक चुका था। ग्रेग बताता है कि हैरी इस घर में किराए पर अकेला रहता था। वो जेनी को श्राप देकर यहाँ से चला गया था। पॉल को घर में हैरी की कुछ किताबें मिलती है। उनमें से एक किताब में एक फोटो रखी होती है। उस फोटो में हैरी एक लड़की के साथ खड़ा है और वो लड़की कोई और नहीं बल्कि एनी है, जिसे हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। लेकिन एनी को किसने मारा था, ये अभी रहस्य बना हुआ है। फोटो में एनी ने एक स्कूल का जैकेट पहना हुआ था। जैकेट को देख के जेनी पहचान जाती है कि कहती है मुझे पता है कि ये किस स्कूल का जैकेट है। इसके बाद वो सब उस स्कूल का पता लगाने के लिए वहाँ से जाते हैं। स्कूल में उन्हें पता चलता है कि हैरी का असली नाम जेफ रेमंड है। वे जेफ का पता निकालते हैं और सीधे उसके घर पहुंच जाते हैं। जब वे जेफ से मिलते हैं तो वो जेनी से माफी मांगता है। जेफ कहता है कि मुझे श्राप से बचने के लिए ऐसा करना पड़ा, मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। मैं समझता हूँ कि ये कितना मुश्किल है। जेफ जेनी को चेतावनी देता है कि तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम इस श्राप को जल्दी से किसी और को ट्रांसफर कर दो, ताकि ये तुम्हारा पीछा करना छोड़ दे। अगर ये तुम्हें मारने के लिए आए तो सावधान रहना, इसे भटकाने की कोशिश करना ताकि तुम्हें बचने के लिए थोड़ा समय मिल सके। जब जेनी और उसके दोस्त एक और रहस्य से घिर गए थे, एनी की मौत का सच और एंटिटी से बचने का तरीका, कहानी यहाँ से और भी खतरनाक मोड़ लेने वाली थी। जेफ अपनी बात जारी रखते हुए कहता है कि मैंने पहले एनी नाम की एक लड़की के साथ ये श्राप ट्रांसफर किया था, लेकिन उसकी मौत हो गई। उसकी मौत के बाद एंटिटी दोबारा मेरे पीछे पड़ गई, इसलिए मुझे ये श्राप तुम्हारे साथ ट्रांसफर करना पड़ा। जेनी, अगर तुम्हारी भी मौत हो गई तो ये फिर से मेरे पीछे आ जाएगी। तुम्हें जल्दी से जल्दी इसे किसी और पर ट्रांसफर करना होगा। यही एकमात्र तरीका है जिससे ये तुम्हारा पीछा छोड़ देगा। जेफ की बात सुनकर जेनी और उसके दोस्तों पर डर और चिंता का साया गहरा हो जाता है। वे तय करते हैं कि फिलहाल जेनी को सुरक्षित रखना सबसे ज्यादा जरूरी है। इसलिए सभी लोग ग्रेग के फार्म हाउस पर जाने का फैसला करते हैं, जहाँ उन्हें उम्मीद होती है कि वे एंटिटी से दूर रह पाएंगे। वे फार्म हाउस पहुंचते हैं और जगह को अच्छी तरह से जांचते हैं। हर खिड़की दरवाजे को बंद कर दिया जाता है ताकि एंटिटी अंदर ना आ सके। कुछ देर बाद रात हो जाती है और सभी थके हुए महसूस करते हैं। वे एक ही कमरे में सोने का फैसला करते हैं ताकि जेनी अकेले ना हो और सभी मिलकर उसकी सुरक्षा कर सके। कमरे में सन्नाटा पसरा हुआ होता है। हर कोई सतर्क था, लेकिन डर और थकावट के कारण एक एक करके सबकी आंख लगने लगती है। जेनी को भी नींद आने लगती है, लेकिन उसके मन में एंटिटी का डर अभी गहराई में बैठा हुआ था। रात गहरी होती जा रही थी और कहानी एक नए खतरे की ओर बढ़ रही थी। अगली सुबह ग्रेग जेनी को फार्म हाउस के पास शूटिंग सिखाता है। वो उसे सिखाता है कि कैसे गन का सही इस्तेमाल करना है और निशाना लगाना है, ताकि अगर एंटिटी फिर से आए तो वो अपनी रक्षा खुद कर सके। इसके बाद सभी लोग आराम करने और समय बिताने के लिए बीच पर जाते हैं। बीच पर सब हंसी मजाक करते हैं, बातें कर रहे होते हैं। माहौल हल्का और सामान्य लगता है, लेकिन तभी माहौल में एक अजीब सी ठंडक फैल जाती है। अचानक एंटिटी यारा का रूप धारण करके वहां पहुंचती है। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, एंटिटी जेनी के बाल पकड़ के उसे जमीन पर गिरा देती है। जेनी दर्द से चिल्लाती है और पॉल उसे बचाने के लिए दौड़ता है, लेकिन एंटिटी पॉल को जोर से मार के दूर फेंक देती है, जिससे वो घायल हो जाता है। इसके बाद एंटिटी बाकी सभी पर हमला करने की कोशिश करती है। सिचुएशन काफी खतरनाक हो जाती है, लेकिन जेनी और बाकी लोग किसी तरह उसे बचाकर बोट हाउस के अंदर ले जाते हैं। बोट हाउस में पहुंचते ही जेनी जल्दी से गन उठाती है और एंटिटी पर गोली चलाने लगती है। एक के बाद एक वो कई राउंड फायर करती है, लेकिन गोलियां एंटिटी पर कोई असर नहीं डालती। एंटिटी हर बार बिना किसी चोट के फिर से उठ खड़ी होती है। ये देख के जेनी घबरा कर दरवाजा बंद कर देती है। हालांकि एंटिटी इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी।
कुछ देर बाद वो दरवाजा तोड़ने की कोशिश करने लगती है और आखिरकार वो पॉल का रूप धारण करके अंदर घुसने लगती है। ये देख के जेनी डर से मारे कांप जाती है। आतंकित जेनी जल्दी से वहाँ से भाग जाती है और ग्रेग की कार लेके फरार हो जाती है। वो कार को जितना तेज हो सके उतना तेज चलाने लगती है। जेनी के दोस्त उसे रोकने के लिए बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वो किसी की बात नहीं सुनती। वो कार लेके तेजी से निकल जाती है। घबराहट और गुस्से में जेनी इतनी तेज गाड़ी चला रही थी कि अचानक उसके सामने एक दूसरी कार आ जाती है। टक्कर से उसकी कार का भयानक एक्सीडेंट हो जाता है। जब जेनी को होश आता है तो वो खुद को हॉस्पिटल में पाती है। वो बेहद डरी हुई होती है और उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि एंटिटी कभी वहाँ आ सकती है। वो डर के मारे सहमी जेनी का सामना ग्रेग से होता है। ग्रेग उसे शांत करने की कोशिश करता है और फिर जेनी की सहमति से हॉस्पिटल में उसके साथ इंटीमेट हो जाता है। उसका इरादा ये था कि शराब को खुद पर ले ले और जेनी को उस खतरे से बचा सके। इसके बाद कुछ दिन गुजर जाते हैं। इस दौरान जेनी को कोई भी एंटिटी दिखाई नहीं देती, लेकिन वो अब भी तनाव में रहती है और ज्यादातर समय घर के अंदर ही बिताती है। वहीं दूसरी तरफ ग्रेग अपने सामान्य जीवन में लौटने की कोशिश करता है। एक दिन ग्रेग जेनी के दोस्तों से मिलने आता है। वे उससे पूछते क्या तुम्हें अब तक कोई एंटिटी दिखा? ग्रेग थोड़ी लापरवाही से जवाब देता है, अब तक तो मुझे कोई नहीं दिखा। हो सकता है कि जो भी जेनी को दिखता था वो सच हो या उसका कोई भ्रम। हमें शायद और इंतजार करना चाहिए। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। उसी रात जेनी अपने कमरे की खिड़की से ग्रेग के घर की ओर देख रही होती है। अचानक उसे कुछ अजीब नजर आता है। वो देखती है कि ग्रेग धीरे धीरे कहीं से आकर अपने घर की खिड़की तोड़कर अंदर चला गया। इस दृश्य को देखकर जेनी का दिल तेजी से धड़कने लगता है। उसे समझ आ गया था कि वो ग्रेग नहीं था, बल्कि एंटिटी उसके रूप में वहाँ आया था। एंटिटी एक बार फिर उनके जीवन में खौफ और खतरे की दस्तक दे चुका था। जेनी को ये देखकर और भी ज्यादा डर लगने लगा कि एंटिटी अब ग्रेग के रूप में सामने आ चुका है। वो तुरंत ग्रेग को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन उसका फोन बिजी होता है। डर के साए में जेनी जल्दी से ग्रेग के घर की ओर भागती है। वो समझ रही थी कि एंटिटी फिर से किसी रूप में उसे और उसके दोस्तों को नुकसान पहुंचाने वाला है। जब ग्रेग उसके घर पहुंचती है तो वो देखती है कि एंटिटी ग्रेग की माँ के रूप में दरवाजे के पास खड़ी है और वो दरवाजा को खटखटा रही है। जेनी ने डरते हुए चिल्लाकर कहा कि ग्रेग प्लीज दरवाजा मत खोलना, तुम्हारी जान खतरे में है। लेकिन ग्रेग को उसकी बात समझ नहीं आती। वो दरवाजा खोल देता है। जैसे ही दरवाजा खुलता है एंटिटी ग्रेग पर टूट पड़ता है और उसे जान से मार डालता है। ये देख के जेनी का दिल दहल जाता है और वो वहाँ से भागने लगती है। वो डर के मारे कार लेकर तेजी से भागने लगती है। तभी उसे एहसास होता है कि एंटिटी अब उसके पीछे पड़ चुका है। वो कार की स्पीड और भी बढ़ा देती है, लेकिन उसे पता था कि वो एंटिटी से बचने से थक कर वो किसी सुनसान जगह पर कार में रात बिताती है ताकि एंटिटी उसे मार ना सके। अगली सुबह जेनी कार लेकर घर लौट आती है। जैसे वो घर में प्रवेश करती है पॉल उसके पास आता है। पॉल कहता है जेनी मैं तुम्हारे साथ इंटीमेट होना चाहता हूँ ताकि ये एंटिटी मेरे पीछे पड़ जाए और मैं तुम्हारे साथ लड़ने में तुम्हारी मदद कर सकूं। ये बात सुनकर जेनी को और भी अधिक उलझन में डाल देती है, क्योंकि अब तक उसने जो देखा था वो उसे समझने की कोशिश ही कर रही थी। पॉल का ये प्रस्ताव और भी खतरनाक लगा। क्या ये कदम जेनी के लिए सही होगा? अब वो क्या करेगी? जेनी इस बारे में पॉल से साफ साफ कह देती है कि वो इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करेगी। वो कहती है कि ये एंटिटी एक एक करके हम सबको मार डालेगी। जेनी को ये समझ में आ चुका था कि अगर वो कदम उठाती है तो ये और भी ज्यादा खतरे में डाल सकता है। और जेनी और उसके सभी दोस्त मिलकर एंटिटी को खत्म करने के लिए एक योजना बनाते हैं। वे सभी कार लेकर एक दूसरे स्थित स्विमिंग पूल में जाते हैं और पूल के चारों ओर कई इलेक्ट्रॉनिक मशीनें रखते हैं। उनका उद्देश्य था कि जब एंटिटी जेनी को ढूंढते हुए यहाँ आएगा तो वे उनके बिजली के झटके से मार डालेंगे। इसके बाद जेनी पूल में उतर जाती है और एंटिटी के आने का इंतजार करने लगती है। काफी समय तक इंतजार करने के बाद एंटिटी आखिरकार वहाँ पहुँचता है, लेकिन वो पूल में नहीं उतरता। ऐसा लगता है कि शायद एंटिटी को उसका प्लान समझ आ चुका था। फिर एंटिटी एक एक करके इलेक्ट्रॉनिक मशीनों को जेनी के ऊपर फेंकने लगता है, जिससे वो जख्मी हो जाती है और वो पूल में ही मुसीबत में पड़ जाती है। इसी बीच पॉल गन लेके एंटिटी पर गोली चलाने की कोशिश करता है, लेकिन एंटिटी उस समय नजर नहीं आता। फिर अचानक कैली एंटिटी पर एक कपड़ा डाल देती है और पॉल को साफ साफ एंटिटी पर निशाना लगाने का मौका मिल जाता है। पॉल गोली चला देता है और एंटिटी पानी में गिर जाता है। अब जब वे जेनी को पूल से बाहर निकालने में कामयाब होते हैं तो एंटिटी फिर जेनी के पैर पकड़ के उसे पानी में खींचने लगता है। पॉल बिना देर किए फिर से एंटिटी पर गोली चलाने लगता है। एक गोली एंटिटी के सिर में लगती है और वो जेनी को छोड़ देता है। इस तरह से जेनी और उसके दोस्तों ने एंटिटी का सामना किया, लेकिन इसका क्या मतलब था? क्या एंटिटी सच में खत्म हो गया था या ये सिर्फ एक और चाल थी? इसके बाद जेनी को पूल से बाहर निकाल लिया जाता है, लेकिन अब तक एंटिटी कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। हालांकि पूल का पानी धीरे धीरे एंटिटी के खून से लाल होने लगता है। दृश्य ने सभी को और भी ज्यादा डाउट में डाल दिया था कि एंटिटी मर चुका है या नहीं। सबके लिए सवाल बना हुआ था, क्योंकि जेनी ने केवल उसका खून ही देखा था, लेकिन उसका शरीर नहीं। घर लौटने के बाद जेनी को पॉल की बात माननी पड़ती है। चाहे वो ना चाहे वो पॉल के साथ इंटीमेट हो जाती है ताकि वो उससे अपनी मदद दे सके और इस श्राप से उसे बाहर निकाल सके। कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं और दोनों को अब तक कोई एंटिटी दिखाई नहीं देता।
उन्हें लगता है कि शायद एंटिटी सच में मर चुका है और वो अब उनके पीछे नहीं आएगा। लेकिन कहानी के अंत में हम देखते हैं कि जब पॉल और जेनी हाथ पकड़े हुए एक साथ चल रहे होते हैं तभी अचानक एक एंटिटी उनके पीछे से आता है। इसके साथ ही कहानी खत्म हो जाती है और एक रहस्य और डर के साथ। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट में बताएं कि आपको इस कहानी में सबसे ज्यादा मजेदार क्या लगा। हम हर दिन आपके लिए ऐसी नई और रोमांचक कहानी लेकर आते हैं। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले ताकि वो इसका आनंद ले सके। और हाँ, लेफ्ट में दिख रहे वीडियो पर क्लिक करें जहाँ आपको और भी दिलचस्प कहानियाँ मिलेगी। तब तक के लिए खुश रहिए और मुस्कुराते रहिए।